नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर फाइनेंस और एनबीएफसी एमएफआई से रिलेटेड ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स जो हमने कवर किए थे लास्ट 2 वीडियोस में भी। मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को गो थ्रू जरूर करें एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको चारों के चारों पेपर्स के वीडियो क्वेश्चंस मिल जाएं और साथ में पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएं, तो बहुत कुछ अवेलेबल है। इन सब चीजों में से हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पीडीएफ भी मिल जाएंगे और वीडियो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। लिंक आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा iibf.info/app। और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज टाइम जो है काफी लिमिटेड है। सो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड विद द बैच 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। It says particularly a non-deposit taking NBFC in the northeastern region of India wants to register as NBFC MFI, right? तो एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, ठीक है, इन एनबीएफसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। वो रजिस्टर करना चाहती है एज एनबीएफसी एमएफआई टू फुलफिल द रजिस्ट्रेशन क्राइटेरियन, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नेट ऑन फंड्स रिक्वायर्ड? तो मिनिमम जो एनओएफ होता है, नेट ऑन फंड्स होते हैं, वो कितने रिक्वायर्ड रहेंगे उनके बारे में हमने बताना है। देखो बिकॉज एंड उसके अलावा क्या करना है कि वी नीड टू टेल कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द नेट एसेट्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। और क्वालिफाइंग एसेट की फॉर्म में आपके पास कितने एसेट होने चाहिए उसके बारे में भी वी नीड टू आंसर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा कि मिनिमम नेट ओन फंड्स कितने चाहिए और जो क्वालिफाइंग एसेट्स हैं वो कितने चाहिए रहेंगे अगर एक एनबीएफसी को एज एमएफआई अपने आप को रजिस्टर करना है, राइट। सो ऑप्शन से इज मिनिमम एनओएफ ऑफ ₹5 करोड़, ऑफ 2 करोड़, 75 करोड़ या फिर ₹2 करोड़ के साथ आपको 50% कम से कम ऐसे चाहिए। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल क्राइटेरियन रिलेटेड टू इट? देखो जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स चाहिए होते हैं वो 2 करोड़ रुपए के चाहिए होते हैं। सो आइदर ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। जो 5 करोड़ जो था पहले वो पुरानी एक एनओएफ की रिक्वायरमेंट होती थी कि एक स्टैंडर्ड एनबीएफसी के लिए, दैट्स बेसिकली नॉट फॉर द एमएफआई, राइट। जो गाइडलाइंस हैं वो बेसिकली आपको ये कहती हैं कि जो मिनिमम आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एनओएफ चाहिए, बिकॉज मिनिमम जो चाहिए बाय द नॉर्थ ईस्ट रीजन वो 2 करोड़ की है। जो स्टैंडर्ड मिनिमम नेट ऑन फंड्स रिक्वायरमेंट है वो 5 करोड़ की ही है फॉर कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। उनके लिए बेसिकली सेम है फॉर ऑल द एनबीएफसी एमएफआई एंड फर्दर उनके जो एसेट्स हैं दैट दोस शुड बी लेस देन 85%। यानी कि क्वालिफाइंग एसेट्स कम से कम 85% के आपके पास होने चाहिए, देन ओनली इट विल बी द बेसिकली क्लासिफाइड एज अ एनबीएफसी एमएफआई। तो नेट ऑन फंड जो चाहिए वो चाहिए 2 करोड़ रुपए के, और जो क्वालिफाइंग एसेट चाहिए दोज आर रिक्वायर्ड टू बी ऑफ 85%, वो 85% के चाहिए, राइट। सो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन बी हियर एंड नॉट द ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9 जो एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड है। A bank provides a loan to a large corporate entity for the construction of a series of warehouses and silos। तो एक बैंक है जो कि एक लोन प्रोवाइड करने वाला है एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी को, जिन्होंने वेयर हाउस भी बनाने हैं और साइलॉस भी बनाने हैं एक रूरल एरिया में, intended for storing agricultural produce from local farms. How would this loan be classified under the priority sector guidelines for agriculture finance? And what is the applicable aggregate sanction limit? और एप्लीकेबल जो एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट रहेगी वो बेसिकली कितनी रिक्वायर्ड रहेगी? देखो अगर मैं अभी की करंट आरबीआई गाइडलाइंस के बारे में बात करूँ ना, तो नॉर्म्स जो है वो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टाइम्स कि पीएसएल की गाइडलाइंस 2025 में चेंज हुई है। अगर वेयर हाउसेस की बात करें, साइलोस की बात करें या स्टोरेज फैसिलिटीज की बात करें तो वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में फॉल करती हैं। लोन अगर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें स्टोरेज फैसिलिटीज जो आप दे रहे हो लाइक मार्केट यार्ड या गोडाउन या साइलोस या फिर वेयर हाउसेस दे रहे हो, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। अब क्योंकि ये सभी इंटेंडेड है किसके लिए कि आपने एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको स्टोर करना है लोकल फार्म से, तो डेफिनेटली इट्स बेसिकली प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हमेशा प्रमोट करता रहा है, राइट। एंड इस केस में अगर स्पेसिफिकली देखें तो लोन क्लासिफाई किया जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एंड एप्लीकेट जो एग्रीगेट लिमिट है जिसको आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल कर सकते हो पर बोरो की जो लिमिट है वो 100 करोड़ रुपीज की लिमिट है। ऑप्शन देखते हैं।
इट वुड बी क्लासिफाइड एज अंडर द फार्म क्रेडिट। तो क्या ये फार्म क्रेडिट के अंदर ऑप्शन आएगी? सो वुड दिस ऑप्शन बी क्लासिफाइड अंडर द फार्म क्रेडिट? देखो फार्म क्रेडिट होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द कल्टीवेशन एंड द अलाइड एक्टिविटीज। तो अगर ये डायरेक्टली कल्टीवेशन से रिलेटेड होता, या हम कहते हैं कि ये रिलेटेड है विद द अलाइड एक्टिविटीज, तो डेफिनेटली ये उसका पार्ट बनता, अदरवाइज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। एंड इफ वी से ऑप्शन बी कि एंसिलरी एक्टिविटीज हैं, अब एंसिलरी एक्टिविटीज में आती है स्मॉलर स्केल प्रोजेक्ट लाइक एग्री बिजनेस सेंटर्स हो गए, या फिर जो आप लोन देते हो कोऑपरेटिव्स को देते हो, राइट। एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग कैटेगरी में आते हैं, वो इसमें नहीं आते हैं। सो नॉट क्लासिफाइड अंडर एंसिलरी एक्टिविटीज। ऑप्शन सी, इट वुड बी क्लासिफाइड अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विद एन एग्रीगेट लिमिट ऑफ रुपीज 100 करोड़ पर बोर, एब्सोल्युटली ट्रू। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के ऊपर। इट सेज इन अ को लेंडिंग मॉडल अरेंजमेंट बिटवीन अ बैंक एंड एनबीएफसी। अगर हम को लेंडिंग बैंकिंग अरेंजमेंट की बात करें बिटवीन अ बैंक एंड एनबीएफसी, अ सीरीज ऑफ लोन डिसबर्समेंट्स एंड सब्सिक्वेंट रीपेमेंट्स फ्रॉम बोरोअर्स आर प्रोसेस्ड। ठीक है, तो जो सीरीज ऑफ रीपेमेंट्स हैं एंड सब्सिक्वेंट जो आपके पास रीपेमेंट्स हैं, डिसबर्समेंट्स हैं, राइट, वो प्रोसेस की जा रही हैं टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर फंड मैनेजमेंट बिटवीन द टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। व्हाट स्पेसिफिक ऑपरेशनल मैकेनिज्म इज मैंडेटेड फॉर हैंडलिंग दीज ट्रांजेक्शंस? तो ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या फॉलो किया जाएगा? देखो को लेंडिंग मॉडल के तहत, जिसको हम को लेंडिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं या सीएलएम कहते हैं, सीएलए कहते हैं, आरबीआई ने बेसिकली क्या कहा है कि एक क्लियरली मैंडेटेड ऑपरेशनल मैकेनिज्म बताया। ठीक है, और ये इफेक्टिव होगा वैसे तो फ्रॉम अगले साल से, फ्रॉम जनवरी 1 2026 ओवर देयर कुछ, लेकिन इसके अलावा भी आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज होती है जो चाहिए, दैट इज एस्क्रो अकाउंट। दैट इज एस्क्रो अकाउंट। तो ये आपके पास है एनबीएफसी, ये हो गया बैंक। ठीक है, अब ये दोनों मिलके कहते हैं कि हम बोरोर को लोन देंगे। ये एनबीएफसी है, ये बैंक है, राइट। अब मान लो कि पर्सन ए है जो यहाँ पर आता है लोन लेने के लिए, पर्सन ए यहाँ पर है जो जाता है, तो ओरिजिनेशन ऑफ लोन करेगा एनबीएफसी। एंड ये केस इसको बता देगा कि भाई इसको लोन देना है, लेट्स से इसको 1 लाख का लोन देना है, तो ये कहेगा कि 1 लाख में से 20% मैं डाल दूंगा, ठीक है, और 80% लेट से आप डाल देना। तो इस तरह से ये को लेंडिंग मॉडल बन गया, को लेंडिंग अरेंजमेंट हो गया। अब लेकिन जो भी बोरो रिलेटेड कैश फ्लो होगा, जो डिसबर्समेंट्स दी जानी है बोरोर को, रीपेमेंट आएगी बोरोर से, वो सारी चीजें राउट डायरेक्टली नहीं होगी। ये नहीं है कि एनबीएफसी 20% देगा, बैंक कैसे देगा, ऐसा नहीं होगा। दिस विल बी द सिनेरियो कि एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा इस पर्पस के लिए, लेट्स से किसी और एंटिटी के साथ अकाउंट क्रिएट कर दिया, दैट इज एस्क्रो अकाउंट। अब इसने अपना 20,000 इसमें डाल दिया और इसने अपना 80,000 इसमें डाल दिया है, और लोन जो है वो सैंक्शन करके 1 लाख रुपए इसको दे दिया जाएगा। इसी तरह से लेट्स से रीपेमेंट्स रिलेटेड एक और एस्क्रो अकाउंट बना दिया, लेट्स नेम इट एस्क्रो 2, राइट, इसको हम कहते हैं एस्क्रो 2। तो अब जब रीपेमेंट आएगी वो इसी के थ्रू आएगी। भाई इसने रीपे किया, लेट्स से इसने 5,000 रीपे किया, या इजी करते हैं इसको कैलकुलेशन को, 10,000 इसने रीपे किया। अब 10,000 में से 2,000 पे चला जाएगा किसके पास? ये चला जाएगा एनबीएफसी के पास। कितना? 2,000 पे, 20% था ना इसका। और जो 8,000 है वो चला जाएगा बैंक के पास, रीपेमेंट चला जाएगा। दैट इज द सिनेरियो। ठीक है, फिर होता है एक इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट होता है, जो मास्टर अग्रीमेंट होता है। सो एक आपके पास लीगल अग्रीमेंट होना चाहिए को लेंडर्स के बीच में, जो डिफाइन करेगा कि उनका फंडिंग शेयर क्या रहेगा, उनका रोल ऑब्लिगेशन क्या क्या रहने वाला है, रिस्क किस तरह से शेयर करेंगे, कैश किस तरह से फ्लो होगा अप्रोप्रिएटली बिटवीन देम, राइट। एंड स्पेसिफाई करेगा कि अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कैसे होगी एस्क्रो के थ्रू, राइट। फिर इंडिविजुअल अकाउंटिंग पर बोरोर अकाउंट पर को लेंडर के बेस पर एक चीज होती है, यानी कि हर एक को लेंडर जो है वो अपना खुद का एक अकाउंट मेंटेन करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपोजर। यानी कि जो अकाउंट यहाँ पर है एनबीएफसी के पास मेंटेन्ड है वो तो मेंटेन है ही है, राइट। इसके अलावा एनबीएफसी जो है अपने पास अपने एक्सपोजर का एक अकाउंट मेंटेन करेगी, और जो बैंक है वो अपने एक्सपोजर का एक अकाउंट अपने पास मेंटेन करेगा, राइट, कि इनका इतना एक्सपोजर है। एंड फर्दर आपको अपने एक्सपोजर को टाइमली बुक भी करना पड़ेगा, यानी कि डिसबर्समेंट करने के बाद जो फंडिंग है, रेवेन्यू है, रिस्क शेयरिंग होगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए बुक्स में हर एक पार्टिसिपेटिंग को लेंडर के, राइट। एंड इसका एक प्रिस्क्राइब लिमिट है, लेट्स से 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी बुक्स में उस एक्सपोजर को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। एंड बोरर को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि जो भी लोन अग्रीमेंट है, राइट, बोरर के साथ वहां पर क्लियरली डिस्क्लोज करोगे कि ये को लेंडिंग अरेंजमेंट है, जो को लेंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या शेयर है,
एंड सर्विस कौन कर रहा है लोन को, एंड इंटरेस्ट रेट को ब्लेंड कैसे करा गया, वो सब चीजें की फैक्ट स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। ऑल द ट्रांजैक्शंस मस्ट बी राउटेड थ्रू अ डेडिकेटेड नोडल मेंटेन्ड बाय द एनबीएफसी विद द थर्ड पार्टी बैंक। तो देखो अकाउंट जो है वो मेंटेन किया रहेगा को लेंडिंग बैंक के पास, मस्ट बी मेंटेन्ड इटसेल्फ विद द को लेंडिंग बैंक। जो थर्ड पार्टी बैंक है उनके पास नहीं मेंटेन होगा, पहली चीज तो यही है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। All transactions between the bank and NBFC relating to the CLM must be routed through escrow account maintained with the lending bank. Absolutely कराओ, जो ये आपका मेंटेन होता है ना escrow account, वो lending bank के पास मेंटेन होता है, that is maintained with the lending bank, right? So option B is the correct answer. The NBFC collect all the repayments and remits, no, NBFC पूरा का पूरा नहीं collect करता। जो remittance है that will basically occur, remittance होगी, जो mandated mechanism होगा उसमें आप escrow account का इस्तेमाल करते हो, just एक periodic RTGS ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गई होंगी चीजें। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अ बैंक इज असेसिंग इट्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अचीवमेंट्स। तो एक बैंक है जो कि अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो अचीवमेंट्स हैं उनको असेस कर रहा है, एंड नीड्स टू एंश्योर दैट इट मीट्स द सब टारगेट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के टारगेट को मीटअप कर लिया, इस चीज को इंश्योर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोन्स वुड बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन अंडर दिस स्पेसिफिक सब टारगेट। तो कौन से लोन एलिजिबल होंगे? देखो मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक की होती है, और स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से ज्यादा है लेकिन 2 हेक्टेयर तक की है। इसके अलावा जो लैंडलेस आपके एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, शेयर क्रॉपर्स हो गए, राइट, एंड टेनेंट फार्मर्स हो गए, ओरल लेसीज हो गए, ठीक है, जिनका लैंड होल्डिंग में शेयर या तो बहुत कम है या है ही नहीं है, उनको भी इन्हीं कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो एसएचजी को, जेएलजी को लोन देते हो जिसमें स्मॉल मार्जिनल फार्मर शामिल हैं, उनको अगर लोन दिया गया है, ठीक है, तो अगर आप बेसिकली एग्रीगेटेड डाटा नहीं भी मेंटेन है तो भी उनको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को या फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज को, कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स को लोन देते हो जहां पर 75% ऑफ मेंबरशिप बाय नंबर जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर से रिलेटेड है अंडर द प्रिस्क्राइब लिमिट, तो उनको भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर लेंडिंग में शामिल किया जाता है। एंड फर्दर जो अलाइड एक्टिविटीज को लोन दिए गए, लेट्स से अगर आपने इंडिविजुअल को लोन दिया है फॉर अलाइड एक्टिविटी, ठीक है, तो जो छोटा सा कोई अकाउंट है, कोई जहां पर लैंड होल्डिंग क्राइटेरियन नहीं है, उनको भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर लेंडिंग में शामिल किया जाता है। सो क्रॉप लोन्स जो केसीसी के अंदर लोन देते हो, जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन देते हो वो, या अगर आप प्री हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट के लिए लोन देते हो, अगर आप एग्रीकल्चर परचेज के लिए लोन दे रहे हो एसएमएफ को, अगर आप अलाइड एक्टिविटीज के लिए लोन दे रहे हो, इवन एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड जेएलजी यानी कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को जो लोन दे रहे हो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, या एफपीओ एफपीसी को लोन दे रहे हो, ये सभी क्लासीफाई करते हैं इसके अंदर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ₹50 लोन टू अ कॉर्पोरेट फैमिली एंटिटी वेयर 60% ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर। देखो अगर आपने लोन किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को दिया है एंड उसको आपने क्वालिफाई करना है सब टारगेट के लिए, तो 75% ऑफ द मेंबर्स जो होने चाहिए दोज मस्ट बी स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर, तो ये तो एलिजिबल नहीं है, ऑप्शन ए एलिजिबल नहीं है। ऑप्शन बी, ₹1 crore loan to farmers produce company where the land holding of its small farmer marginal farmers constitutes 80% of the total land holding। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो अगर मैं लोन्स टू फार्मर प्रोड्यूसर की बात करूं या कंपनीज बेसिकली एलिजिबल जो होती हैं लाइक सब टारगेट पर्पस के लिए, राइट, तो अगर स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर का नंबर जो है वो 75% से कम नहीं है एंड उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो 75% से कम नहीं है, तो उसको हम शामिल कर सकते हैं सब टारगेट में। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन बी उस सिनेरियो में बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? सो डू लेट मी नो। एंड इसके अलावा इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी, ₹3 crore लोन टू कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स, कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स को अगर आपने लोन दिया 3 करोड़ तक का, 70% है, तो क्राइटेरिया तो 75% का है, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। लोन गिवन टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, तो अगर आप कंजम्पशन पर्पस के लिए लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को करते हो, ठीक है, पर्पस एग्रीकल्चर का होना चाहिए या फिर अलाइड एक्टिविटीज होना चाहिए, तो उसको आप शामिल करोगे सब टारगेट में। अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए दे रहे हो वो आपका सब टारगेट में शामिल नहीं होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। क्लियर है? ये चीज यहां पर पता होनी चाहिए। दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू यू, राइट। चलिए
तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेट्स रिलेटेड टू फाइनेंस टू एनबीएफसी। ठीक है, तो फाइनेंस टू एमएफआई के बारे में देखते हैं। एन एनबीएफसी एमएफआई हैज अ लोन अकाउंट। तो एनबीएफसी एमएफआई का एक लोन अकाउंट है वेयर द बोरोअर क्रिस गेल हैज फेल्ड टू मेक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर एटलीस्ट फॉर द लास्ट 105 डेज। तो एक एनबीएफसी एमआई का लोन अकाउंट, एमएफआई का एक लोन अकाउंट है जहां पर जो बोरोर है क्रिस गेल, उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट की इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करी है लास्ट 105 डेज से। अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ एसेट क्लासिफिकेशंस, हाउ शुड दिस लोन अकाउंट बी क्लासिफाइड? तो ये लोन अकाउंट किस तरह से क्लासिफाई किया जाना चाहिए? स्टैंडर्ड एसेट रहेगा, सबस्टैंडर्ड एसेट रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहेगा, या फिर डाउटफुल एसेट रहेगा? इट शुड बी इट शुड बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो सिंपल सी बात है, थ्रेशोल्ड जो होती है, जो बेसिक थ्रेशोल्ड होती है आपकी, राइट, अगर ऑप्शन ए के हिसाब से देखें, ठीक है, थ्रेशोल्ड जो रहेगी नॉन परफॉर्मिंग बनने के लिए वो 90 डेज का है, 180 डेज का नहीं है। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड एसेट तो नहीं है, राइट। ऑप्शन बी, सब स्टैंडर्ड एसेट विच इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो सब स्टैंडर्ड एसेट जो है वो टाइप ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, लेकिन प्राइमरी क्लासिफिकेशन चेंज जो होगी वो 90 डेज के मार्क पे बाद होगी, जो इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना देगी। एंड डायरेक्ट आंसर जो रहेगा दैट विल बी बेसिकली बेस्ड अपॉन इट, राइट। एंड ऑप्शन सी सेज कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एज अ पेमेंट हैज रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। तो देखो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर एसेट क्लासिफिकेशन की बात करें, सो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। व्हाई? क्योंकि पहले तो कैटेगरी आपकी किसकी होती है, सबस्टैंडर्ड की होती है ना, उसके बाद डाउटफुल की होती है, राइट। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी भी करेक्ट, ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन डी इट सेज डाउटफुल एसेट। देखो डाउटफुल एसेट जो होता है वो ज्यादा सीवियर कैटेगरी है, एंड फर्दर इनिशियल जो चेंज हुआ है 90 डेज के बाद होता है, एंड उसके बाद 180 डेज के बाद उसे डाउटफुल में डालते हैं फॉर द एमएफआई पर्पसेस। सो ऑप्शन जो यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन डी, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। तो सीधा डाउटफुल नहीं बोल सकते ना उसको, हम उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, उसको या तो सब स्टैंडर्ड बोलेंगे क्योंकि सब स्टैंडर्ड में जाएगा, या उसको हम एनपीए कहेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट सेज a bank is determining the KCC limit for a marginal farmer, ईशान किशन। ठीक है, तो बैंक जो है वो केसीसी लिमिट को बना रहे हैं, ठीक है, उसको डिटरमाइन कर रहे हैं फॉर अ मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? जिनकी लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर होती है। 1 हेक्टेयर मीन्स 2.5 एकड़ तक होती है, राइट। द बैंक वॉन्ट्स टू ऑफर हिम अ फ्लेक्सिबल लिमिट विदाउट अ डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ द क्रॉप एरिया एंड द स्केल ऑफ फाइनेंस। What is the permissible range for the flexible cases limit and how long this composite limit sanction? तो क्या क्या चीजें रहेंगी इस केस में, that we need to answer. सी, सबसे पहली चीज है कि एक स्पेशल प्रोविजन है मार्जिनल फार्मर्स के लिए, क्योंकि आप केसीसी सैंक्शन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो, खास करके जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक की, यानी कि मार्जिनल फार्मर्स के लिए। तो बैंक उनको एक फ्लेक्सिबल लिमिट दे सकता है जिसको कंपोजिट लिमिट भी कहते हैं, जहां पर क्रॉप एरिया की या स्केल ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड आपको डिटेल्ड असेसमेंट नहीं करनी पड़ती है, यानी कि पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है और इजी एसेस दे सकते हो स्मॉल बोरोर्स को, राइट। सो परमिसिबल रेंज जो रहती है वो फ्लेक्सिबल लिमिट की रेंज कहां तक रहती है? दैट इज फ्रॉम 10,000 टू 50,000, 10,000 से लेकर के 50,000 तक की रहती है, राइट। एंड फर्दर ये अमाउंट सैंक्शन किया जा सकता है, एंड इसमें आप वैल्यू ऑफ क्रॉप्स को, लैंड होल्डिंग को, स्केल ऑफ फाइनेंस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो अगर जो ईशान किशन जी हैं उनको लोन चाहिए 50,000 तक का और वो एक मार्जिनल फार्मर है, तो डेफिनेटली उनको लोन सैंक्शन किया जा सकता है विदाउट एनी क्वेश्चन हियर। एंड ये जो फ्लेक्सिबल लिमिट का अमाउंट रहेगा ये 50,000 रुपए तक का हो सकता है, और इसका जो टेन्योर होता है ना वो होता है 5 साल तक का, ठीक है। यानी कि कंपोजिट फ्लेक्सिबल लिमिट जो होती है वो सैंक्शन की जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, एंड फार्मर जो है वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, रिपे कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड ये एनुअल रिव्यू किया जाएगा बैंक के द्वारा, राइट। सो आंसर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबल लिमिट ऑफ रुपीज 10,000 टू 50,000। सो ऑप्शन बी सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी समय तो अमाउंट जो है वो डिफरेंट है। एंड इफ वी लुक एट रुपीज ये वाला देखें 50,000 टू 1 लाख, तो रेंज जो है वो तो गलत होगी। ये तो रेंज अपर भी रेंज, लोअर रेंज दोनों गलत होगी, एंड ऑप्शन सी वाले भी गलत है। फ्लेक्सिबल लिमिट जो 1.6 लाख की है वो तो कोलेटरल फ्री लिमिट है सभी फार्मर्स के लिए, राइट। वो इस केस में तो देखो लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया आप चेक नहीं करते, लैंड होल्डिंग आप नहीं देखते हो, ठीक है, आप स्केल ऑफ फाइनेंस को नहीं देखते हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये वाला आंसर है। अगर आपको कहा होता है एसेट लिमिट कितनी है,
तो वो 1.60 lakhs की लिमिट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। A bank is providing need-based credit to stock broking company, which is a form of NBFC. तो बैंक जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एक नीड बेस्ड क्रेडिट। नीड बेस्ड क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? टू अ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी एंड विच इज अ फॉर्म ऑफ NBFC. This credit is secured against the shares and debentures that the company holds. Under what specific conditions is this type of financing permissible? Which would otherwise be an intangible activity for the bank credit. तो वैसे तो ये इंटेंजिबल क्रेडिट है, तो कौन सी कंडीशंस के अंदर इसको अलाउ किया गया उसके बारे में बताना है। देखो जनरली ना बैंक्स को एक्चुअल में अलाउ ही नहीं किया गया, ठीक है, कि वो एनबीएफसीज को फाइनेंस करें जिसमें वो फर्दर जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं या फिर जिसमें वो एक्टिविटीज हैं लाइक रिलेटेड टू शेयर्स डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। लेट्स से यहाँ पर ये बैंक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और हेयर वी आर हैविंग द एनबीएफसी, ठीक है। और एनबीएफसी अगर यहाँ पर ब्रोकर कैटेगरी से रिलेटेड है और ये बैंक यहाँ पर है, तो बैंक्स को यहाँ पर परमिट ही नहीं किया गया कि आप ऐसा लोन सैंक्शन कर सकते हो, राइट? दैट्स अ रूल। सो बाय डिफॉल्ट बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी फॉर कैपिटल मार्केट एक्टिविटी वो इनएलिजिबल है। लेकिन एक एक्सेप्शनल कंडीशन अलाउ की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, स्पेसिफिक है। जो बैंक है वो नीड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हैं स्टॉक ब्रोकर्स को या एनबीएफसी को, जिसमें स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज भी शामिल है। किसके अगेंस्ट? शेयर्स एंड डिबेंचर्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, प्रोवाइडेड कि जो ऐसे शेयर्स एंड डिबेंचर्स होंगे वो उनके खुद के नाम में अवेलेबल है एज स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब है कि फाइनेंसिंग जो होगी वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए नहीं होगी। यानी कि अगर ये शेयर्स हैं जो डिबेंचर्स हैं इस पर्टिकुलर एनबीएफसी ने एज अ ब्रोकर होल्ड नहीं कर रखे, इसके खुद खुद के नाम है, इन इट्स ओन नेम, इन इट्स ओन नेम ये शेयर्स डिबेंचर्स को होल्ड कर रखा है, तो बैंक जो है वो लोन दे सकता है क्योंकि स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए नहीं होगा, राइट? दैट्स द कंडीशन। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऐसे जो क्रेडिट दिया जाएगा वो, अब ये जो कंडीशन आपको बताई ना मैंने, इसके कंडीशन में आपको दिया जाएगा। अदरवाइज जो लेंडिंग है एनबीएफसी को दी जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर्स, उसको इन एलिजिबल एक्सपोजर माना जाता है, राइट? तो ऑप्शंस देखते हैं। The financing is permissible only if the shares debentures are blue chip companies. That is not the scenario. ऐसा कोई scenario नहीं है। Option B, this is permissible provided the credit is used for stockbroking companies for its operational expenses and not for further lending. Right? See कि जो use of funds है वो काफी important है। जो core reason होगा basically वो exception से related पूछा गया, not related to कि इस्तेमाल कहाँ पे होगा। So option C, it says it is permissible because the shares and debentures are held by the stockbroking company as its stock in trade. Absolutely correct. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, किसके खुद के नाम में होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। ऑप्शन डी सेज द बैंक कैन फाइनेंस दिस ओनली इफ इट टेक्स अ 100% कैश मार्जिन एज एडिशनल कोलेटरल। देखो रिक्वायरमेंट जो होती है 100% कैश मार्जिन की वो मेंशन कंडीशन नहीं है, राइट? कि वो फाइनेंसिंग को परमिसिबल कर दे, दैट्स नॉट अ पॉइंट रिलेटेड टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना डिफरेंट प्रीमियम रेट्स आर एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। डिफरेंट प्रीमियम जो है वो एप्लीकेबल हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के लिए अंडर द PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, right? If a farmer, David Warner, is cultivating both kharif pulses and an annual horticulture crop like bananas, what are maximum premium rates he would have to pay for these two types of crops respectively? तो अगर वो खरीफ की फसल और साथ के साथ जो हॉरिकल्चर क्रॉप है जैसे बनानाज हैं वो कर रहे हैं, तो उसके केस में मैक्सिमम प्रीमियम रेट क्या एप्लीकेबल रहेगा दो टाइप की फसल के लिए, वो हमने बताना है। देखो अगर मैं खरीफ पल्सेस की बात करूं तो उसके केस में जो परसेंटेज एप्लीकेबल होती है वो होती है 2% की। खरीफ फसल की बात अगर हम करें तो इसके केस में होती है 2% की, जो प्रीमियम होता है वो एप्लीकेबल होता है, मैक्सिमम परमिसिबल जो रेट एप्लीकेबल होगा बाय फार्मर, राइट? एंड ये परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड का होता है। एंड अगर मैं एनुअल हॉरिकल्चर की बात करूं तो उसके केस में 5% का प्रीमियम एप्लीकेबल होता है, राइट? दैट इज बेसिकली एप्लीकेबल, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि राबी फसल्स हैं, तो राबी के लिए कितना होता है? राबी के लिए इट इज 1.5%। सो हेयर वी कैन से ऑप्शन ए में ये राबी की फसलें होती हैं उसके लिए 1.5% होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट 2%,
ये आपका किसके लिए होता है, खरीफ के लिए होता है। 2% इज फॉर खरीफ, नॉट द हॉरिकल्चर। तो ऑप्शन ए हो गया गलत। ऑप्शन बी की बात करें, 2% फॉर खरीफ पल्सेस एंड 5% फॉर हॉरिकल्चर क्रॉप्स, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। 1.5% मैंने आपको बता दिया कि किस पर्पस के लिए होता है, सो यू शुड नो कि आंसर क्या है यहाँ पर, तो दैट इज इजी वन। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद थर्ड बैच हमारा शुरू हो जाएगा। A bank is assessing, it says, a bank is assessing its capital adequacy for its exposure to an NBFC that specializes in gold loans, with 70% of its assets being loans against gold jewelry. The bank's initial exposure to NBFC is 7.5%. तो इनिशियल जो एक्सपोजर था इस बैंक का, जो गोल्ड गिविंग एनबीएफसी है, गोल्ड लोन गिविंग एनबीएफसी है, वो 7.5% था अपनी टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल का। NBFC now requests an additional loan, stating that the funds will be exclusively used for on lending to infrastructure projects. What is the maximum possible exposure the bank can have to this NBFC under these circumstances? तो maximum exposure कितना हो सकता है? देखो, जो एप्लीकेबल रूल है वो आरबीआई के जो बैंक फाइनेंस की गाइडलाइंस है टू एनबीएफसी और एक्सपोजर नॉर्म उनसे रिलेटेड है। तो बैंक का जो एक्सपोजर हो सकता है सिंगल एनबीएफसी को लेकर के, वो 20% तक का हो सकता है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट कि मैक्सिमम एक्सपोजर कितना हो सकता है, 20% का हो सकता है। ये चीज यहाँ पर हमें पता है, राइट। एंड ग्रुप ऑफ एनबीएफसी तो 25% का हो सकता है। तो स्टैंडर्ड एक्सपोजर, लेकिन आप सिंगल एनबीएफसी जो गोल्ड लेंडिंग कर रही है वो 7.5% का आप दे सकते हो। वो 7.5% ऑफ टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल का दे सकते हो। ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, इतना एक्सपोजर ऑलरेडी है, राइट। हाउएवर अब गाइडलाइंस ये कहती हैं कि ये सीलिंग जो है वो कहां तक जा सकती है, ये 12.5% तक जा सकती है ऑन अकाउंट, अगर जो फंड्स हैं वो ऑन लेंड किए जाएंगे एनबीएफसी के द्वारा टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ये जो लिमिट है ना 7.5% की, इसको मैक्सिमम हम लेके जा सकते हैं टू 12.5%। इसको 12.5% तक हम आगे लेकर के जा सकते हैं। दैट इज एक्चुअली अलाउड। सी, तो इस सिनेरियो में क्या है कि एनबीएफसी जो होती है गोल्ड लोन से स्पेशलिस्ट है, वो यहाँ पर कितना आपके अलाउड है, दैट्स बेसिकली आपको अलाउड है फर्दर 7.5% अलाउड है। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड करते हो तो उसको 12.5% तक लेकर के जा सकते हो। सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट, तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द बैच थर्ड। इट सेज अ फार्मर KL Rahul has stored his harvested wheat in a registered warehouse and has received a warehouse receipt. तो फार्मर है एक KL राहुल, उन्होंने अपनी जो हार्वेस्टेड व्हीट है उसको एक वेयर हाउस में स्टोर किया, रजिस्टर्ड है जो, एंड उनके पास एक रिसीट है। ही अप्रोचेज अ बैंक फॉर अ लोन बाय प्लेजिंग एंड दिस रिसीट हैज सिक्योरिटी फॉर दिस लोन टू बी क्लासिफाइड अंडर अ फार्म क्रेडिट फैसिलिटी। व्हाट आर द मैक्सिमम लोन अमाउंट, राइट, मैक्सिमम लोन अमाउंट एंड टाइम पीरियड स्टिपुलेशन ही मस्ट अडेयर टू। ये 75 लाख तक का है, 50 लाख तक का है, या 1 करोड़ तक का है, व्हाट इज अमाउंट फॉर दैट, एंड टाइम लिमिट जो है वो 18, 12, 24, 6 महीने कितना टाइम पीरियड रहने वाला है, दैट वी नीड टू आंसर, दैट वी नीड टू आंसर। नाउ इफ वी लुक एट द मास्टर डायरेक्शंस, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो गाइडलाइंस हैं, जो लोन आपको दिए जाते हैं अगेंस्ट हाई प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट, जिसमें लेट्स से वेयर हाउस रिसिप्ट भी शामिल है, तो उसको फार्म क्रेडिट की डेफिनेशन के अंदर हम रख सकते हैं। एंड ये जो लोन होंगे दोज मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, वो 12 महीने के टाइम पीरियड से तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली चीज है। ठीक है, तो ड्यूरेशन जो रहती है इस तरह के लोन्स की वो मैक्सिमम कितनी रहती है, 12 महीने की रहती है, नॉट मोर देन दैट। एंड फर्दर जो सीलिंग होती है वो वेयर हाउस की रिसीट की टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर तो ये रिसीट की जो टाइप है, राइट, वो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, इफ इट इज NWR, राइट, या फिर ये है ENWR, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, तो उसके केस में जो मैक्सिमम लोन अमाउंट पर बोरोड आप दे सकते हो, पर फार्मर दे सकते हो, वो है 90 लाख रुपीस का। ये 2025 की गाइडेंस के हिसाब से है। एंड जहां पर वेयर हाउस रिसीट अदर देन NWR है, राइट, तो मैं यहां पर सिंपली लिख देता हूं द वेयर हाउस रिसीट अदर देन अबव, राइट, ऊपर से अलग है, तो उसके केस में जो लिमिट है वो अब 60 लाख रुपीस की है। पहले ये होती थी 50 लाख की, लेकिन अब ये 60 लाख रुपीस की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। सो
जो केएल राहुल जी हैं उनको अदेयर करना पड़ेगा कि जो लोन दिया जाएगा 12 महीने से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, एंड जो अमाउंट रहेगा वो 60 लाख का रहेगा, राइट, इफ इट इज नॉन नेगोशिएबल ऑर्डिनरी वेयर हाउस रिसीट। अब सिंपल सा फंडा यहाँ पर अप्लाई करके देखो, आप क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो कि ये नेगोशिएबल होगी तभी तो ये एज अ सिक्योरिटी गई है, ठीक है, तभी ये सिक्योरिटी के रूप में गई है, या ऑर्डिनरी है ये। दिस इज बेसिकली इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो दिस इज कंसीडर्ड बी ऑर्डिनरी वेयर हाउस रिसीट, तो ये 60 लाख वाला ही आंसर रहेगा। सो ऑप्शन वी कैन मार्क ऑप्शन बी है, although it was not stated properly, लेकिन still will we are going to mark the question answer as B, right? Now let's move to the question number second. So RBI has actually implemented a four-layered regulatory structure for NBFC based on their size and systemic risk. तो आरबीआई ने क्या किया है, रिकमेंड किया है, एक इम्प्लीमेंट किया है एक 4 लेयर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को एनबीएफसी के लिए, उनके साइज एंड सिस्टमिक रिस्क के हिसाब से। एंड एनबीएफसी विद एन एसेट साइज ऑफ रुपीज 850 करोड़ विच डज नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट एंड इट इज नॉट डेजिग्नेटेड एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वुड मस्ट लाइकली बी क्लासिफाइड अंडर विच रेगुलेटरी लेयर। तो कौन से रेगुलेटरी लेयर में आएंगे, तो 4 लेयर कौन सी हैं, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, राइट। तो किस में आएंगे, सो देखो बेस लेयर एनबीएफसी के बारे में बात करें, सो जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती हैं जहां पर एसेट साइज जो है वो 1000 करोड़ से कम है, लेट मी राइट ओवर हियर, इफ आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द बेस लेयर जिसको हम बीएल कहते हैं, राइट। तो अगर एसेट साइज जो है, if the asset size is lesser than 1000 करोड़ एंड ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो डेफिनेटली ये बीएल में है। एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो जो पी टू पी है, राइट, पीयर टू पीयर एनबीएफसी पी टू पी इसमें शामिल होगी, एंड जो आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है, अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी है, वो भी इसमें शामिल होंगी। सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज द मिडल लेयर कैटेगरी, वो मिडल लेयर कैटेगरी है, राइट। तो ये एमएल कैटेगरी होती है, एंड ये जो एमएल कैटेगरी होती है ये कहाँ पे शामिल होगी, जितनी भी आपकी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं वो सभी इसमें आएंगी, यानी कि एनबीएफसी हम कहते हैं इनको डी, एनबीएफसी डी, एंड जहां पर एसेट साइज जो है वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, इफ द एएस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 करोड़, वो भी आपके एमएल में आएगी। सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती हैं एनबीएफसी हो गई, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हो गई, राइट, या फिर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, वो इसी का पार्ट बनती है। एसपीडीज हो गई, वो भी इसका पार्ट बनती है। थर्ड जो कैटेगरी है दैट्स द अपर लेयर, वी से टू बी यूएल, अपर लेयर, राइट। तो जो टॉप एनबीएफसी होती हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, वो आपकी आती हैं, सॉरी, अपर लेयर में आती हैं। एंड टॉप लेयर आइडियली ये एम्प्टी रहती है, इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ पर्टिकुलर पॉइंट ना, तो जो टॉप लेयर है जिसको हम टीएल कहते हैं, ये आइडली एम्प्टी रहती है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा रिस्की आपको एनबीएफसी लगती है तो वो इस कैटेगरी में जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में इट वाज सेड कि like which does not accept public deposit and it is not designated as systematic important, so in what category it would be falling, so it will be falling under the मिडल लेयर कैटेगरी। और वेयर, देखो मिडल लेयर जो कैटेगरी होती है डेजिग्नेटेड टू इंक्लूड ऑल द नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, राइट, जहां पर एसेट साइज जो है आपका वो 1000 करोड़ से ज्यादा होता है, राइट। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हो, अगर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हो, जो एसेट साइज की जो कैटेगरी है डेट्स बेसिकली व्हाट, ठीक है, तो अलग बात होती है। लेकिन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, तो वो आप किस में फॉलो करोगे, क्या वो मिडल लेयर में आएगी, नो इट वॉन्ट बी इन मिडल लेयर, टॉप लेयर में, अपर लेयर में तो आएगी नहीं, तो डेट विल बी अंडर बेस लेयर, तो वो बेस लेयर में आएगी बिकॉज ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया अगर आपको आपको इसके अलावा बताया नहीं गया है, जस्ट एसेट साइज दिया हुआ है, एज पर द एसेट साइज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो अगर 1000 करोड़ से कम है तो बेस लेयर में आएंगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अ फार्मर सूर्य कुमार यादव applies for a kisan credit card loan of rupees 2 lakh. He does not have the tie-up arrangement for the recovery of his loan. What is bank's position regarding the requirement of collateral security for this loan? देखो
मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक हमारा क्वेश्चन आया था फर्स्ट वीडियो में। आई होप ये फर्स्ट वीडियो का क्वेश्चन था एक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शुगर मिल के साथ टाई अप रिकवरी पर्पस के लिए, तो वहां पर लोन अमाउंट जो होता है वो ज्यादा दिया जा सकता है। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर मांगा गया कितना, 2 लाख रुपए का मांगा गया है, राइट ना। अगर मैं रिवाइज्ड आपको केसीसी स्कीम के हिसाब से बताऊं, तो बैंक्स को प्रोहिबिट किया गया है कि कोलेटरल सिक्योरिटी आप नहीं लोगे 1,60,000 तक के लिए, राइट। एंड जहां पर आपके पास टाई अप अरेंजमेंट है, तो आप 3 लाख तक के अमाउंट तक जा सकते हो। यू कैन गो अप टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख। यानी कि जो लोन आपके 1,60,000 से ज्यादा है लेकिन टाई अप अरेंजमेंट है और 3 लाख तक है, वहां पर आप कोलेटरल नहीं मांगोगे। लेकिन जहां पर अमाउंट 1,60,000 से ज्यादा है, तो वहां पर टाई अप अरेंजमेंट भी अगर नहीं है, तो उस केस में यू कैन गो फॉर द कोलेटरल। बैंक रिक्वायर्ड कोलेटरल सिक्योरिटी मांग सकता है। क्योंकि अमाउंट इस केस में पर्टिकुलरली 1,60,000 से ज्यादा है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम देखें, तो अमाउंट 1,60,000 से ज्यादा है एंड कोई टाई अप नहीं है, तो बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए रहेगी। ऑप्शंस देखते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी इज मैंडेटरी बिकॉज द लोन अमाउंट एक्सीड्स रुपीज 1,60,000 एंड ऑप्शन बी सेज द बैंक कैन यूज इट्स डिस्क्रिशन टू obtain द कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द लोन। एब्सोल्युटली। अब यहां पर ना देखो, आंसर जो हम करेंगे ना, दैट इज ऑप्शन बी। दैट इज ऑप्शन बी। वाई? क्योंकि देखो, पहली चीज तो ये है कि लिमिट जो है वो 1,60,000 से ज्यादा है एंड नोन टाइप एडवांस है। कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक अपनी डिस्क्रिशन पर लेगा, राइट। कोलेटरल सिक्योरिटी जो है वो अपनी बैंक जो है, बैंक अपनी डिस्क्रिशन से लेगा। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि लेना ही लेना पड़ेगा। बैंक चाहे तो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथिकेशन के बेस पर भी लोन दे सकता है, अप टू अ सर्टेन अमाउंट एज पर द पॉलिसी, राइट। ये जरूरी नहीं होता, लेकिन बैंक अपनी डिस्क्रिप्शन से कोलेटरल सिक्योरिटी ले सकता है। 1,60,000 तक तो सिक्योरिटी लेनी ही नहीं होती ना, ये गाइडलाइन। चलिए, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट सेज अ बैंक इज कंसीडरिंग एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल लोन, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अ बैंक इज कंसीडरिंग एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ फैक्टरिंग कंपनी। फॉर दिस असिस्टेंस टू बी कंप्लायंट विद आरबीआई रेगुलेशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस मस्ट द फैक्टरिंग कंपनी मीट्स। तो कौन सी कंडीशंस को फैक्टरिंग कंपनी को मीटअप करना पड़ेगा, दैट वी नीड टू आंसर। तो बैंक जो है कंसीडर कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है फैक्टरिंग कंपनी को, क्या क्या कंडीशंस मीटअप करनी है उसके बारे में बताना है। अब देखो, फैक्टरिंग कंपनी जो होती है उसे कुछ कंडीशंस को मीटअप करना पड़ता है। पहली चीज है कि आप उसको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को एज एनबीएफसी फैक्टर अंडर द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड एक कंडीशन होती है एनओएफ की, दैट इज नेट ऑन फंड्स की। तो नेट ऑन फंड जो चाहिए मिनिमम, वो चाहिए 5 करोड़ रुपए के। कितने चाहिए? 5 करोड़ के मिनिमम नेट ऑन फंड्स चाहिए रहते हैं। एंड फर्दर प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया होता है, यानी कि 50% जो फाइनेंशियल एसेट्स होंगे ना, जो वो फैक्टरिंग बिजनेस में एसोसिएटेड होनी चाहिए। एंड फर्दर जो 50% से कम जो ग्रॉस इनकम है, वो फैक्टरिंग बिजनेस से होनी चाहिए। डेट मस्ट बी फ्रॉम द फैक्टरिंग बिजनेस। क्लियर है चीज? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो। Kindly please do let me know. And that's the main thing. So at least 75% of the option 8 says at least 75% of its income must be from the factoring. No, 75% nahi hai. It's 50%. It must be registered as cheat company. No, at least 50% of its income from the factoring activity, and this income asset calculation must exclude any bill discounting facility. Absolutely true. कि 50% की जो इनकम है वो आपकी फैक्टरिंग से होनी चाहिए। एंड जो इनकम एसेट ये कैलकुलेशन होगी, उसमें बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को हम शामिल नहीं करेंगे। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर है। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत से क्वेश्चंस आपको सीखने को मिले। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए और पिछली सब वीडियोस का पीडीएफ चाहिए, तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। डेट इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेक श्योर to press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new videos. So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.